बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। उसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। लास्ट वीक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ा था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के साथ आज हम आगाज़ करेंगे कि पानी जो है उसकी जानदारों में, हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसी टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब जो वाटर है, बेसिकली वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ज़रिया है। जानदारों में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह लें या सबसे ज़्यादा मिकदार के लिहाज से पाया जाने वाला कह लें, वो पानी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की हम डिफरेंस को ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक, दोनों को मिलाकर भी कलेक्टिवली कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, वो पानी है। हाँ, अगर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का फ़र्क करके बताएं तो इनऑर्गेनिक में पानी है, ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिव बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड जानदारों में पाया जाता है, तो वो भी पानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अगर हम जनरल बात करें तो 65 to 89% जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। 65 से लेकर 89% तक ये जानदारों में पाया जा सकता है। हमारे टिश्यूज़ की भी अगर बात करें, हाँ वो अलग बात है कि अगर यूनिसेलर जानदार है तो उसकी बॉडी तो एक सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन जो मल्टी सेलर जानदार हैं, जैसे हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, तो फिर ये ज़रूर होता है कि हमारी बॉडी में ओवरऑल चाहे 80-90% पानी है, लेकिन हर सेल में इतना नहीं है। किसी सेल में ज़्यादा भी है, किसी में कम। जैसे कि हमारे बेसिकली जो बोन सेल्स हैं उनमें 20% वाटर बोन सेल्स में है, पर जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स वगैरह, नर्वस टिश्यू वगैरह, उसमें 85% तक पानी होता है। तो एक सेल है, उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी है, तो उसका मतलब है उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसे हमने कलेक्टिवली कहा था मेटाबॉलिज्म, वो सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बेसिकली पानी की मौजूदगी में हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ए सेल अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और पानी की मौजूदगी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस तो पानी की मौजूदगी में हो रहे हैं, लेकिन कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें पानी खुद भी हिस्सा लेता है एज ए रिएक्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पे इट आल्सो टेक्स पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोलिसिस है, किसी कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होकर अमीनो एसिड बन रहे हैं, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस होकर ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस होकर ग्लूकोज बन रहा है, लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस होकर फैटी एसिड बन रहे हैं। तो ये हाइड्रोलाइसिस में पानी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सेल्स के अंदर जो हाइड्रोलाइसिस होती है। और कई केमिकल रिएक्शंस में ये एक मटेरियल है जिससे आगे नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में पौधे पानी को इस्तेमाल करते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और फिर ग्लूकोज बनता है। तो बेसिकली वाटर इज़ दी मीडियम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ज़रिया है। हर जानदार में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और फिर सारे रिएक्शंस इसकी मौजूदगी में होते हैं। ख़ुद भी कई रिएक्शंस में ये हिस्सा लेता है, तो इसलिए ये ज़िंदगी का ज़रिया है। अब पानी की इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे थे कि ये पाया जाता है, हर केमिकल रिएक्शन इसकी मौजूदगी में हो रहा है, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ये रोल प्ले कर सकता है हमारी बॉडी में, जानदारों के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि पानी सॉल्वेंट के तौर पे क्या करता है। सॉल्वेंट कहते हैं जब एक दो चीज़ों को मिलाया जाए तो सोल्यूशन बनाया जाता है। जब जैसे पानी में हमने नमक हल कर दिया या पानी में हमने चीनी हल कर दी तो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा मकदार में होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे पानी में हमने थोड़ी सी चीनी हल की तो पानी सॉल्वेंट है, और चीनी जो उसमें हल की गई उसे सोल्यूट कहते हैं। तो पानी एज ए सॉल्वेंट क्या है? ज़ाहिर है पानी
हर चीज़ को अपने अंदर हल नहीं करता। अब केमिस्ट्री का कानून है कि वाट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, पानी पोलर है ना। पोलर मीन्स के आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि जिस कंपाउंड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स हों, जाहिर है दो एलिमेंट्स हैं। अब पानी में क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब एक मालिक्यूल, एक कंपाउंड के अंदर दो मुख्तलिफ चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हों, एक सिरा उसका पॉजिटिवली चार्ज हो, एक सिरा उसका नेगेटिवली चार्ज हो, तो उसे कहते हैं पोलैरिटी या पोलर मालिक्यूल। तो पानी चूँकि पोलर है तो फिर ये पोलर चीज़ों को ही हल करता है, फिर ये अपने जैसे चीज़ों को, अपने जैसे कंपाउंड्स को ही अपने अंदर हल करेगा। पोलर है ना, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये केमिस्ट्री में हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व, जो जैसा होगा वो वैसी चीज़ों को हल करे। तो पोलर चीज़ें पानी में हल होती हैं, नॉन पोलर चीज़ें पानी में हल नहीं होती। अब पोलर चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आयनिक हैं, जैसे नमक है NaCl। तो आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो आयनिक चीज़ों को जब हम पानी में हल करते हैं, जैसे NaCl को पानी में हल करेंगे तो Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाएगा, आयन्स डिस्पर्स हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ऐसी चीज़ें जो नॉन आयनिक हैं पोलर लेकिन नॉन आयनिक, जैसे ग्लूकोज है, उसमें भी कई पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स बनते हैं। ग्लूकोज पानी में हल होता है पर ग्लूकोज आयनिक नहीं है। तो जो नॉन आयनिक चीज़ें हैं उनके अंदर चार्ज ग्रुप ज़रूर मौजूद हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, तो वो पानी में हल होकर फिर बिखर जाते हैं। यानी कि जब आयनिक चीज़ों को हल करेंगे उसके आयन्स ही अलग-अलग हो जाएंगे। नॉन आयनिक चीज़ों को हल करेंगे, हैं तो वो पोलर, वो उनके पार्ट्स वो टुकड़ों में तो नहीं बटेगा, आयन्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे। जैसे चीनी को, शक्कर को हमने पानी में हल किया, वो सारी एज ए होल पानी में हल हो जाती है। अब पानी को कहीं से भी चख लें, नीचे से चख लें, ऊपर से चख लें, वो मीठा ही होता है ना। इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ पानी में हल हुई है वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिस्पर्स हो चुकी है, बिखर चुकी है। इसी तरह नमक का, चाहे वो आयनिक चीज़ है लेकिन उसके आयन्स पूरे पानी में बिखर चुके हैं, इसलिए पानी सारा का सारा नमकीन हो जाता है। तो पानी के अंदर जो आयनिक चीज़ें हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स में बट जाती हैं, अलग-अलग हो जाती हैं। और जो नॉन आयनिक चीज़ें हैं लेकिन हैं उसके अंदर चार्ज ग्रुप्स यानी पोलर, तो वो पानी में बिखर जाते हैं। अब बिखर जाने से, आयन्स में बट जाने से या बिखर जाने में फ़ायदा क्या है? उसमें फ़ायदा ये है कि जब ये चीज़ें सोल्यूशन में होती हैं, व्हेन इन सोल्यूशन आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड आर इन मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद ईच अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ये उसी तरह जैसे इत्तेफाक में बरकत है वाली बात है। वो लकड़हारा जो था उसने अपने बच्चों को एक गठरी दी थी लकड़ी की, तो बच्चों को कहा था इसको तोड़ो, तो बच्चों से नहीं टूटी, लेकिन जब उसने कहा इस हर लकड़ी को लैदा कर करके तोड़ो तो वो टूट गई। तो यहाँ पे भी वही रूल है, अगर चीज़ें पानी में हल हो जाएंगी तो फिर चूँकि वो बिखर जाएंगी, जब वो बिखर जाएंगी तो बिखरी हुई चीज़ें दूसरी चीज़ों से जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं। अगर वो पानी में हल ना होती तो वो एक जगह पे बैठी रहती ग्रुप की सूरत में, फिर उनका रिएक्ट करना भी मुश्किल होता। तो यानी जब सोल्यूशन में कोई चीज़ होती है पानी के अंदर, चाहे वो आयन्स में बट जाए, चाहे मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हो जाएं, तो फिर वो ज़्यादा फेवरेबल है रिएक्ट करने के लिए। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही तो हमने कहा कि सारे रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में हो रहे हैं। इन सेल्स ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। और सारे रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स भी पानी की मौजूदगी में काम करते हैं, क्योंकि एंजाइम भी पानी में हल होते हैं मोस्टली, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर पानी में हल होती हैं, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब रह गए वो मॉलिक्यूल्स जो हल नहीं होते, यानी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे फैट्स वगैरह, वो पानी में हल नहीं होते, तो फिर इसलिए वो सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, सेल के मुख्तलिफ हिस्से बनाते हैं। सेल की मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, वो मेम्ब्रेन से लिपिड से मिलके बने। तो वो नॉन पोलर होने की वजह से फ़ायदा क्या है?
अगर सेल के अंदर 90% पानी है और वो उसके अंदर जो दीवारें हैं उसके ऑर्गेनेल्स हैं सारे अगर सालुबल चीज़ों से मिलके बनते हैं, तो सेल के अंदर 90% पानी है तो ऑर्गेनेल्स भी पानी में हल हो जाते हैं। सेल कैसे अपने आप को मेंटेन रखता? तो इसलिए जो चीज़ें नॉन पोलर हैं, फैट्स वगैरह, वो पानी में हल नहीं होती। फिर उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि सेल का स्ट्रक्चर, उसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं अपने आप को कायम रख सकती। तो दोनों बेनिफिट्स हैं। जो चीज़ें हल होती हैं उनका अलहदा बेनिफिट है, और जो चीज़ें हल नहीं होती उनका अलहदा बेनिफिट। तो एज ए सॉल्वेंट पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पानी की और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी का लफ्ज़ी मतलब है हरारत को जज़ब करने की सलाहियत। तो पानी के अंदर एबिलिटी है हीट को जज़ब करने की। जैसे अब देखिए, हम चूल्हे के ऊपर पानी रखते हैं किसी बर्तन में, तो पानी आहिस्ता 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 गर्म होता है। ये नहीं अभी चूल्हे पर रखा और तो वो फ़ौरन गर्म हो गया। क्यों आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर आप 1 मिनट रखा है तो आप अंदर उंगली डाल के देखें, इतना वो गर्म नहीं हुआ होता। हालांकि उसके नीचे तो इतनी ज़्यादा हीट है, क्यों नहीं वो गर्म हुआ होता? क्योंकि हीट वो जज़ब कर रहा होता है। हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो गर्म होता जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा हीट जज़ब कर लेगा तो फिर आपको महसूस होगी कि भाई गर्म हो गया। तो वाटर हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ इट्स चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। यानी पानी बहुत ज़्यादा हीट जज़ब कर लेता है, अपने टेम्परेचर में इतनी तब्दीली नहीं आती जितनी वो हीट जज़ब कर लेता है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ कैलोरीज, हीट का यूनिट है कैलोरी, required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degrees 1 कैलोरी। मतलब कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है पानी का टेम्परेचर, फ़र्ज़ करें। अब 15 से 16 डिग्री करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम पानी का, तो जितनी हीट चाहिए होगी उससे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो है 1 कैलोरी। यानी 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 15 से 16 करने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए। 15 टेम्परेचर और 16 में कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हीट उसमें जज़ब हुई। फिर 16 से 17 भी हो सकता है, 17 से 18। हाँ, जब काफ़ी ज़्यादा हीट जज़ब कर लेगा पानी, जब वो 15 से पहुंच गया 30 तक, तो फिर तो फील होगा ना कि जज़ब हुआ है काफ़ी हीट। शुरू में वो काफ़ी हीट जज़ब हुई लेकिन फील नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे हीट जज़ब करता जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी का टेम्परेचर 100 तक पहुंच जाए, तो फिर उसमें इतनी हीट जज़ब हो गई है कि अब पानी के बुखारात बनने लग जाएंगे, पानी उबलने लग जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। फिर वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब बॉयल होने से पहले क्या हो रहा था? 100 पे तो वो बॉयल हो गया, लेकिन 90 पे क्यों नहीं हुआ? 80 पे क्यों नहीं हुआ? 70 पे क्यों नहीं हुआ? 60 पे क्यों नहीं हुआ? पीछे पीछे उसमें हीट जज़ब हो रही थी। इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है हीट को जज़ब करने की। दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। हीट जज़ब इसलिए करता है, पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इसी वजह से पानी लिक्विड है। अगर पानी के मालिक्यूल्स आपस में जुड़े ही ना, तो फिर तो पानी गैस होता। पानी लिक्विड क्यों है? क्योंकि मालिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े क्यों हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। और हीट जब जज़ब करता है तो असल में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट चाहिए, तभी पानी बुखारात में बदलेगा ना। तो हीट जज़ब करता रहता है, इतनी हीट जज़ब कर लेता है जब तक इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएं, तब तक वो बुखारात में चेंज नहीं होगा। अब पानी का हीट जज़ब करने की एबिलिटी जो है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। जैसे कोई फ्रीज़र है, हमारा घर का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसा अप्लायंस है इलेक्ट्रिकल के जिसको हमें बिजली के झटके से ख़तरा होता है, तो हम उसके साथ स्टेबलाइज़र लगाते हैं। तो पीछे से कभी कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। स्टेबलाइज़र का काम क्या है? वो वोल्टेज को मुकम्मल करके या जितने मुनासिब है उतने ही आके भेजे। कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाते हैं, तो ताकि आपका डिवाइस बचा रहे। तो पानी भी हमारे जिस्म में सेल के अंदर स्टेबलाइज़र का काम करता है।
कि कभी कभी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट मिल जाती है, सेल को बहुत ज़्यादा हीट मिल जाती है। तो चूँकि सेल के अंदर पानी है तो उसके ऑर्गेनेलिज पानी के अंदर रहते हुए महफूज रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट चाहे मिल गई है लेकिन पानी चूँकि हीट जज़ब कर लेता है, इसलिए दूसरे ऑर्गेनेलिज को इतना नुकसान नहीं पहुंचता। तो वाटर एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर, हैंस प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस, कि अचानक से अगर कोई टेम्परेचर बदलता है तो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या सेल है तो उसके ऑर्गेनेलिज वो महफूज रहते हैं, क्योंकि वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। हाँ, वो एक अलग बात है कि बहुत देर तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर तो ऑर्गेनेलिज को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पानी हीट जज़ब ज़रूर करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी तो आएगा ना कि इतनी ज़्यादा हीट जज़ब कर ली अगर, तो फिर तो वो बहुत गर्म हो गया तो फिर चीज़ों को भी नुकसान पहुंचेगा। ये हम अचानक की बात कर रहे हैं कि कभी कभी अचानक से टेम्परेचर बदले तो वो सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि पानी उतनी देर तक हीट जज़ब कर लेता है, स्टेबलाइज़र है। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, कि पानी जब बहुत ज़्यादा हीट जज़ब कर लेता है, आपको बताया एक वक्त ऐसा आता है कि वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वैसे ज़रूरी ये नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि पानी हर वक्त ही सिर्फ 100 डिग्री, वो तो बॉइलिंग पॉइंट है ना कि उबलेगा, उबल के बुखारात में तब्दील होना और पड़े पड़े बुखारात में तब्दील होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अक्सर हम देखते हैं जी, ये ऊपर कोई हम कपड़े जब सुखाने जाती हैं औरतें, तारों पे कपड़े लटका देती हैं, 2-3 घंटे बाद जाते हैं तो वो खुश्क हुआ होता है धूप में, कि अब पानी कहाँ गया, पानी वेपोरेट हो गया, वेपोराइज हो गया। इसी तरह जो है वो पौधे जब उनके पत्तों से स्टोमेटा से पानी निकल रहा होता है, वेपर्स की सूरत में निकल रहा होता है, वो बॉयल नहीं हो रहा होता, वैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा अपने सरफेस से उसके वेपर्स निकलते रहते हैं, जैसे जैसे उसमें हीट दाखिल होती है उसके अंदर से वेपर्स निकलते रहते हैं। तो हीट कैपेसिटी जो है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड, कि 1 ग्राम पानी को वेपोराइज करने के लिए जितने कैलोरी हीट चाहिए वो होगी उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और पानी की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 574 किलो कैलोरी पर केजी, कि 1 केजी पानी को वेपोराइज करने के लिए तकरीबन 574 किलो कैलोरी हीट चाहिए। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए, वो हीट पानी या सेल के अंदर वो हीट पानी फिर जज़ब कर लेता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जज़ब करने की उसमें सलाहियत है। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जानदारों को फ़ायदा क्या है? वेपर्स जब बनते हैं उससे कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, जैसे हमें पसीना आता है, पसीना में आ रहा है तो हमारी स्किन से पानी बुखारात बन के निकल रहा है, स्किन पे पानी आ तो जाता है पर बुखारात बन के उड़ता भी रहता है, वो इसलिए ताकि हमें ठंडक मिले। हमें गर्मी लग रही है ना, तो जिस्म को ठंडा करने के लिए, कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए पसीना पैदा हुआ। पौधे भी अपने स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन करते हैं, तो इसका मतलब है वाटर प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड, जब ट्रांसपायरेशन होती है, और एनिमल्स में जब परस्पायरेशन होती है। परस्पायर्ड का मतलब पसीना पैदा होना। अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर हो, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर पानी हो, और उसमें से 2 मिलीलीटर पानी, 1000 मिलीलीटर में से 2 मिलीलीटर पानी एवेपोरेट हो जाए, तो बाकी 998 बचा ना, 998 मिलीलीटर। वो जो 998 मिलीलीटर पानी है उसकी हीट जो है कम हो चुकी होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका कम हो चुका होता है। अक्सर हम देखते हैं घरों में मटके के अंदर पानी रखते हैं, वो कैसे क्यों ठंडा हो जाता है पड़ा पड़ा, क्योंकि उसमें से जब पानी वेपर्स होकर निकलता है तो जो रिमेनिंग पानी है वो कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पानी निकलता है वेपर्स असल में पानी के हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो निकलते रहते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पानी में से जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले वेपर्स निकल गए, वेपोरेशन हो गई, जो पानी बाकी बच गया मटके के अंदर, तो वो उसके जो है वो
काइनेटिक एनर्जी कम वाले ही बच गए ना, तो फिर कम काइनेटिक एनर्जी तो कम टेम्परेचर। हमारी स्किन पे पसीना पैदा हुआ, उसमें से हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल निकल गए, जो स्किन के ऊपर बाकी रह गए वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले थे, इसलिए स्किन थोड़ी थोड़ी, जहाँ पसीना आया होता है कभी टच करके देखें वहाँ थोड़ी सी ठंड भी हुई होती है, स्किन का हिस्सा ठंडा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पानी निकल रहा है, एवेपोरेशन हो रही, और जो रिमेनिंग वाटर मालिक्यूल जो स्किन पे मौजूद हैं वो फिर कूल हुए होते हैं। तो हीट एवेपोरेशन का फ़ायदा क्या है? जानदारों को, पौधों को, जानवरों को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, चाहे पौधों में ट्रांसपरेशन हो या चाहे जानवरों में परस्परेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर वाटर के अंदर एक एबिलिटी है कि वाटर के अंदर आयनाइजेशन होती है, पानी आयंस में भी तब्दील होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये जैसे देखें H2O आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन भी बनाता है, और OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल आयन भी बनाता है। ये H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, H2O आयनाइज भी होके ये बनते रहते हैं, ये मिलकर पानी भी बनता रहता है। इसलिए यहाँ पे हमने ये साइन बनाया रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसनट्रेशन हो, यानी हाइड्रोजन, और जाहिर है एक पानी का मालिक्यूल टूटता है आयंस में, तो एक ही हाइड्रोजन आयन बनता है, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन, यानी जितने भी पानी के मालिक्यूल आयनाइज हों, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मिकदार इक्वल ही रहती है। और वो कितनी होती है? प्योर वाटर में 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 10⁻⁷ मोल्स जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है? ज़ाहिर है ये भी पानी के अंदर मौजूद है हर वक्त, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये मुख्तलिफ रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। और आखिरी जो पानी की खसूसियत है कि वाटर एज अ लुब्रिकेंट, पानी चीज़ों के इर्द गिर्द लेयर भी बनाता है। लुब्रिकेंट का मतलब है किस चीज़ के इर्द गिर्द कवरिंग कर लेना, किस चीज़ के इर्द गिर्द जो है आप कह लें प्रोटेक्टिव लेयर बना लेना। वाटर इज़ इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। जिस सरफेस के ऊपर पानी होगा, जैसे अक्सर हमारे घरों में फर्श के ऊपर पानी गिरा हो तो हमारा पानी फिसल जाता है, हमारा जो पाँव है उस पानी के से हमारा पाँव फिसलता है। पानी, इसका मतलब है जिस जगह पे भी होगा वहाँ फ्रिक्शन कम होगी। तो पानी की एक खसूसियत ये है कि जानदारों के अंदर ये फ्रिक्शन को कम करता है, उनके टिश्यूज़ में नमी रहती है, उनके ऑर्गन्स में नमी रहती है, उनके जिस्म में नमी रहती है, तो फिर फ्रिक्शन से नुकसान नहीं होता क्योंकि पानी फ्रिक्शन से बचाता है। जैसे हमारी आँखें हैं, आँखों के इर्द गिर्द जो टीयर्स होते हैं, पानी हमारी आँखों में भी है ना टीयर्स की सूरत में, आंसुओं की सूरत में। तो हमारे जो आईलिड्स हैं, हम आँख को झपकाते रहते हैं सारा दिन, ऊपर नीचे, आँख के ऊपर ही हमारा आईलिड मूव कर रहा है, आँख बंद होती है, आँख खुलती, पर कभी हमें रगड़ नहीं महसूस हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी आँखों के इर्द गिर्द टीयर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो रगड़ से बचाते हैं। इस तरह जो पानी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वाटर आल्सो फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन, कुशन कहते हैं तकिए को, सराहने को, पैड को कह लें, कि हमारे इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द पानी की लेयर है, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लंग्स हों, चाहे वो किडनीज़ हों, चाहे वो लीवर हो, हाँ, चाहे वो हार्ट हो, इर्द गिर्द मॉइस्चर होता है। वो भी मॉइस्चर का फ़ायदा क्या है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हम चलते उठते बैठते दौड़ते, हमें कोई चोट लग जाती, कोई पेट में, हमारे कोई ऑर्गन्स में कोई सडन चोट लगती है, ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, तो ऑर्गन के इर्द गिर्द चूँकि मॉइस्चर है, पानी की लेयर है, तो वो भी एक प्रोटेक्शन है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर ट्रॉमा कोई ज़्यादा संगीन नोयत का है फिर तो ऑर्गन डैमेज हो गए। हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि नॉर्मली हमारे ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, हम उठते बैठते कोई चोट लगती, कोई झटका लगता, क्योंकि इर्द गिर्द मॉइस्चर है जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते। तो ये मुख्तलिफ पानी की खसूसियात थी जो आपके सिलेबस में बताई गई हैं कि पानी क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो फिर ये रोल क्या क्या प्ले करता है। तो पानी सॉल्वेंट भी है, पानी जो है मीडियम ऑफ लाइफ भी है, पानी के अंदर एबिलिटी है हीट को जज़ब करने की, पानी के अंदर एबिलिटी है वेपोराइज होने की, पानी के अंदर एबिलिटी है आयनाइज होने की, पानी के अंदर एबिलिटी है लुब्रिकेशन की, चीज़ों को रबिंग से बचाने की। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इसको गौर से पढ़ना है, समझना है,
कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें, इनबॉक्स में मैसेज करें, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो मेरे कमेंट्स में भी, वीडियोस में यूट्यूब पे आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जब भी आपका पढ़ूँगा रिस्पॉन्स, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसको अच्छी तरीके से याद करें। कल हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट्स से आगाज़ करेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपका जो आज का लेक्चर एंड। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।